लिखने वाले पत्रकार अखबारों में क्या सैलरी मिलती है, उनकी तो हालत खराब रहती है, झोला लटका के घूमते हैं। फिल्म सिटी नोएडा में जी के दफ्तर पहुंचा, वहां उनको रिक्वेस्ट किया, उन्होंने मुझे इंटर्न रख लिया। अच्छा, मैं जहां मुंबई में रह रहा था वो एक स्टोर रूम था और वहां एक चटाई बिछाकर मुझे सोना होता था। उन लोगों को भी लगा कि ये लड़का जो आया है नया जी में, ये कुछ अच्छा ठीक ठाक बोल लेता है। तो मैंने लोकल अखबारों से शुरू किया था, चाइनीज लोगों के साथ बहुत क्लोजली काम किया और ये सीखा कि वाकई वो इतने सफल क्यों हैं। मुझे मेरे कुछ दोस्तों ने बताया कि लोग तुम्हारी चिट्ठी छपी है। मतलब 99 जुलाई में मैं इंटर्न था जी न्यूज में और 2020 में मैं अपना खुद का यूट्यूब चैनल लॉन्च करता हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उज्जवल त्रिवेदी और आज मैं आप सभी के सामने अपनी कहानी सुनाने के लिए आया हूं। मैं पिछले 20 साल से भी ज्यादा समय से जर्नलिस्ट रहा हूं और इन दिनों अपने YouTube चैनल और Facebook पेज को चला रहा हूं। मेरी कोशिश है कि आज मैं अपनी जिंदगी की कहानी आप लोगों के सामने कुछ इस तरह से रखूं कि जिससे आप इससे कुछ सबक ले सकें या शायद मेरे कुछ अनुभव आपके काम आ जाएं। मेरी जिंदगी की कहानी शुरू होती है उस दिन से जिस दिन मेरा जन्म हुआ, यानी 22 जनवरी 1978 और जगह थी मध्य प्रदेश का इंदौर शहर। जब मेरा जन्म हुआ उसके कुछ समय बाद मेरे घर में मेरी एक छोटी बहन का जन्म भी हुआ और हम दोनों बहुत छोटे से थे। तभी मम्मी पापा हमारे शिफ्ट हो गए उत्तर प्रदेश के शहर बरेली में। तो जो मेरे लिए बचपन की यादें हैं वो बरेली शहर से जुड़ी हुई हैं, इसलिए मैं यहीं से शुरू करूंगा। बरेली आने के बाद मेरे पिताजी का जो छोटा सा बिजनेस था वो कुछ खास नहीं चलता था। टाइपराइटर का बिजनेस था, घर में एक टाइपिंग इंस्टीट्यूट भी था, लेकिन क्योंकि कंप्यूटर्स आ रहे थे और टाइपराइटर जा रहे थे इसलिए घर में आर्थिक तंगी का माहौल था। मैं पढ़ाई में कुछ खास अच्छा था नहीं। छोटी बहन पढ़ाई में काफी तेज थी, इनफैक्ट वो मैथ्स, फिजिक्स और जो लड़कों वाले सब्जेक्ट कहे जाते हैं आमतौर पर उनमें काफी तेज थी और मेरी हालत ये थी कि मैं किसी भी सब्जेक्ट में तेज नहीं था। खैर, जब थोड़ा बड़ा हुआ, क्लास 7th 8th में आया, तब मुझे एहसास हो गया था कि इस दुनिया में खुद को स्टैब्लिश करने के लिए मुझे खुद ही मेहनत करनी होगी। घर वालों का बहुत ज्यादा सपोर्ट मुझे नहीं मिलने वाला है। एक कोशिश ये भी थी कि क्लास 10th पास कर लूं और उसके बाद कोई छोटी मोटी नौकरी कर लूं, लेकिन समझ में नहीं आता था क्योंकि किसी भी चीज में अच्छा नहीं था। उन्हीं दिनों उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ी चीज हुई, आप लोगों को याद होगा। श्री मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री बने और मंडल आयोग की रिपोर्ट आई और जिसमें यह कहा गया कि सवर्णों को अब कोटा सिस्टम हो जाएगा, जो पिछड़ी जाति के लोग हैं उनको आरक्षण मिलेगा, चाहे स्कूल कॉलेज की पढ़ाई हो या नौकरियां हो। अब वहां से मेरे मन में ये सवाल उत्पन्न होने लगा कि क्योंकि मैं एक सवर्ण परिवार में जन्मा हूं, मैं हिंदू ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखता हूं, इसलिए मुझे नौकरी मिलने की संभावना कम हो जाएगी, जबकि मैं गरीब हूं, मुझे मिलनी चाहिए, लेकिन सिर्फ इस वजह से क्योंकि मैं एक पर्टिकुलर कास्ट से ताल्लुक रखता हूं। दोस्तों, ये बात मेरे अंदर एक उबाल भर रहा था और मैंने बहुत लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखी। वो चिट्ठी बहुत गुस्से में लिखी गई थी और हमारे शहर में एक न्यूज़पेपर निकला करता था जिसका नाम था दैनिक जागरण, अभी भी है। मैं उसको दफ्तर गया और मैंने उस चिट्ठी को वहां पर उनको दे दिया कि मैं चाहता हूं आप ये छाप दें। मुझे नहीं पता था ये चिट्ठी छपने वाली है या नहीं छपने वाली है, लेकिन कुछ समय बाद, 2-4 दिन गुजरे होंगे, मुझे मेरे कुछ दोस्तों ने बताया कि भाई तुम्हारी चिट्ठी छपी है, पाठकों के पत्र एक कॉलम आता है उसमें। और वो देखकर मैं हैरान रह गया कि मेरा एक भी शब्द उन्होंने नहीं बदला था और हूबहू छाप दिया था। वो पहली बार फीलिंग थी जो मुझे आई थी कि हाँ, मेरे नाम से कुछ छपा है, यानी मैं इस काबिल लिख लेता हूं कि लोग उसे पढ़ें या उससे लोगों को महसूस हो कि कुछ बदलाव आ सकता है। वहां से मुझे प्रेरणा मिली कि शायद एक ये काम लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ है जो मैंने अपने बल पर किया है, मुझे इसकी खुशी मिली है और शायद अब मैं यही करना चाहता हूं। शायद उसी वक्त मैंने कहीं ना कहीं मन ही मन ये ठान लिया था कि मैं जो हूं अब इस लिखने वाले कार्यक्रम को ही आगे बढ़ाने वाला हूं। एक बात और भी सच थी कि उस जमाने में लिखने वाले पत्रकारों को कोई खास सैलरीज नहीं मिलती थी। तो जब मैंने दबे लफ्जों में अपने घर पर यह बात बताई तो बहुत ही अजीब सा रिस्पॉन्स मिला कि लिखने वाले पत्रकार अखबारों में क्या सैलरी मिलती है, उनकी तो हालत खराब रहती है, झोला लटका के घूमते हैं, साइकिल पे घूमते हैं। मैं बात कर रहा हूं अर्ली 90s की। ये सब चल ही रहा था। 10th 11th 12th किसी तरह पास किया मैंने। उसी वक्त क्या होता है कि मेरी मम्मी की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है। पता चलता है कि उनको लंबे समय से हाई ब्लड प्रेशर था जो पता नहीं चला और उसकी वजह से उनकी एक किडनी डैमेज हो चुकी है
और वो बिस्तर पर आ जाती। अब ये हो गया कि घर में अब पहले ही दिक्कत थी और अब एक बीमार भी है जिसकी दवा का खर्च भी है, और काम तो वैसे ही पहले से फ्लॉप चल रहा है। अब मेरे अंदर ये इच्छा और बढ़ने लगी कि अब तो मुझे कुछ करना चाहिए, और होते होते मैं ग्रेजुएशन में आ चुका था। उस दौरान मैंने कुछ अखबारों में लिखना शुरू किया, शौकिया। फिर मैंने कुछ लोगों को असिस्ट करना शुरू किया जो लेखक थे। मतलब कहीं ना कहीं मुझे समझ में आ गया था कि हिंदी लिखने का अगर काम है तो मैं आसानी से कर सकता हूं, लेकिन उसकी बहुत ज्यादा संभावनाएं नहीं थी और लोगों को मिलता नहीं था कि उनको हिंदी लिखने के इतने सारे पैसे मिलने लगे कि उनके पूरे जीवन की गुजर बसर हो जाए। अब यहां से कहानी आगे बढ़ती है और एक दिन ये हुआ कि मेरी माता जी का देहांत हो गया। उस वक्त मेरी उम्र करीब 20 साल की रही होगी, ये 1998 दिसंबर की बात है। और मुझे कहीं ना कहीं ये लगने लगा कि अब मुझे इस शहर यानी बरेली, जहां मैंने 20 साल गुजारे थे, मुझे यहां से निकलना है और कुछ करना है। मैंने कोशिश की और मैं दिल्ली आया। दिल्ली में मैंने एक क्रैश कोर्स किया, जर्नलिज्म पढ़ा मैंने, क्योंकि मुझे लगने लगा था कि जर्नलिज्म अब मुझे पढ़ना भी चाहिए। उस दौरान मेरी मुलाकात हुई उस वक्त आज तक में एक जर्नलिस्ट हुआ करते थे रंजन झा, जिनकी मृत्यु हुई माधवराव सिंधिया के साथ एयर क्रैश में। उनके साथ मुझे सौभाग्य मिला, कुछ जर्नलिज्म मैंने सीखा। और उस क्रैश कोर्स के बाद उन्होंने मुझे कहा कि आप अगर जाकर कहीं पर इंटर्नशिप कर लें तो आपको आगे और संभावनाएं बन सकती हैं। 99 जुलाई की बात रही होगी, मैं फिल्म सिटी नोएडा में जी के दफ्तर पहुंचा, वहां उनको रिक्वेस्ट किया, उन्होंने मुझे इंटर्न रख लिया और 1 महीने की मैंने इंटर्नशिप वहां पे पूरी की। और जब मैं निकला बाहर तो मुझे कॉन्फिडेंस आ चुका था कि हाँ, मैं पूरा चैनल चला सकता हूं, मुझे पता है खबरें कैसे लिखी जाती हैं, कैसे प्रेजेंट की जाती हैं, कैसे पूरा चैनल चलता है। ये सब चल ही रहा था कि फिर मैंने अपनी इंटर्नशिप खत्म होने के बाद 99 जुलाई के बाद मैंने कोशिश की कि मुझे कहीं कुछ काम मिल जाए। मैं दोनों आंखों देखी आता था नलिनी सिंह का, उनके दफ्तर में भी गया और ऐसे तमाम दफ्तरों के चक्कर काटे, लेकिन मेरी दाल कहीं गली नहीं, क्योंकि मुझे इतना समझ में आ गया था कि राजधानी दिल्ली में अगर आपको कहीं नौकरी चाहिए, वो भी जर्नलिज्म में, तो आपका कहीं ना कहीं कोई एक जैक होना चाहिए, जो मेरा नहीं था। हताश होकर मैं अपने होम टाउन बरेली वापस आ गया, लेकिन वहां भी मन नहीं लगता था। अपनी माँ से काफी क्लोज था, वो जा चुकी थी, घर में छोटी बहन थी, पिताजी थे। फिर मेरे मन में विचार आया कि मुझे शायद अब बॉम्बे जाना चाहिए, मुंबई जाना चाहिए, और मैंने मुंबई का रुख किया। मुंबई का रुख करने में एक सहारा ये बना कि मेरे पिताजी के जानने वाले कोई थे जो टीवी सीरियल बनाया करते थे। हालांकि मुझे मुंबई में आने के बाद पता चला कि वो जान पहचान सिर्फ मेरे ख्यालों में थी, उसके बाद कुछ खास इसका फायदा मुझे ऐसा नहीं मिला, लेकिन वो एक डोर थी, उसके सहारे मैं मुंबई पहुंचा। और वो जो टीवी सीरियल बनाने वाली कंपनी थी, उनके यहाँ करीब मैंने 8 महीने काम किया। वहां मुझे डायरेक्टर को असिस्ट करना होता था, दिन के 100 रुपए मिलते थे और खाने के लिए मिल जाता था डिनर, लंच। कहानी इसी तरह से बढ़ रही थी, लेकिन 8 महीने बाद, अच्छा, मैं जहां मुंबई में रह रहा था वो एक स्टोर रूम था और वहां एक चटाई बिछाकर मुझे सोना होता था, जिसका किराया था करीब 800 रुपए। तो महीने में मिलते थे 2000 रुपए, 2000 में से 800 रुपए चले जाते थे रहने के लिए। अब 1200 रुपए में मुझे पूरा महीना काटना है। मैं बात कर रहा हूं 2000, 2001, 2002 की। 8 महीने बाद एक दिन मैंने ये ठाना कि मुझे यहाँ नहीं रहना है, यहाँ मतलब मुझे उस टीवी सीरियल बनाने वाली कंपनी में काम नहीं करना है, और मुझे लगा कि मैं न्यूज करना चाहता हूं और मुझे न्यूज में मौके नहीं मिल रहे हैं। तभी मुझे पता चला कि मुंबई में एक लोकल केबल न्यूज चैनल है जहां पर कुछ वैकेंसीज हैं। मैं वहां अपना इंटरव्यू देने गया, वहां मुझे सिलेक्ट कर लिया गया और उसके बाद मुझे नाइट शिफ्ट में डाल दिया गया और मुझसे कहा कि आप लोकल केबल न्यूज पे जो हिंदी न्यूज चलती है उसको आप लिखेंगे, बनाएंगे। वहां भी जो मुझे मौका मिला था, वहां भी किसी तरह से मुझे उन्होंने सैलरी जो ऑफर की वो 4200 रुपए थी। मुझे लगा चलो ठीक है, 2000 से 4200 तक कुछ तो तरक्की हुई। लेकिन वहां मैं 2 साल तक पूरी तरह से फंस चुका था, क्योंकि नई कोई नौकरी मिल नहीं रही थी और धीरे धीरे पता ये चला कि 4200 रुपए में भी मुंबई शहर में तो गुजारा नहीं होगा। सैलरी बढ़ती नहीं थी और कहीं काम मिल नहीं रहा था। लेकिन इन 2 सालों में कुछ अच्छा हो रहा था। वो ये हो रहा था कि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था। मैं पूरा का पूरा चैनल चलते हुए देख रहा था, एक एक बारीकी सीख रहा था, और इन 2 सालों के दौरान मैंने वो सब कुछ सीख लिया था जो कि एक लोकल केबल चैनल को चलाने के लिए जरूरी है। मैं बात कर रहा हूं 2002 की, और उस दौरान मुझे मौका मिला उस वक्त के एक सैटेलाइट न्यूज चैनल जी न्यूज में काम करने का। मेरा सिलेक्शन हुआ। वहां मुझे एक बड़े दायरे में काम करने का मौका मिला। मुझे याद है मैंने 2002 नवंबर में ज्वाइन किया था जी न्यूज, और 2003 जनवरी में
श्री अमिताभ बच्चन जी के पिताजी श्री हरवंश राय बच्चन जी का देहांत हुआ और मुझे कहा गया कि उनका देहांत हुआ है, आपको कवरेज करना है और आपको वहाँ पर अच्छे से खुद को प्रेजेंट भी करना है, उनकी कविताएं वगैरह पढ़नी है। और वहाँ पर मेरा हिंदी ज्ञान काम आया। तो यूपी का जो लड़का बरेली से जो चला था, जिसने कभी कभी हरिवंश राय बच्चन की कुछ कविताएं पढ़ी थी, वो मेरी जिंदगी का पहला मौका था जब एक लोकल केबल चैनल में काम करने आने के बाद सैटेलाइट चैनल के कैमरे के सामने खड़े होकर मैं हरिवंश राय बच्चन जी की कविताएं पढ़ रहा था। और मुंबई में सब हैरान थे, क्योंकि मुंबई में आमतौर पर जो लोग होते हैं उनकी हिंदी उतनी साफ नहीं होती जितनी हिंदी मेरी साफ थी। इस बात से जी न्यूज के लोग तो प्रभावित हुए ही। फिर मुझे जो मुंबई का जो समाचार जगत है, जो और न्यूज चैनल्स हैं, उन लोगों को भी लगा कि ये लड़का जो आया है नया जी में, ये कुछ अच्छा ठीक ठाक बोल लेता है। और वहां से मुझे एक मेरा नया सफर शुरू हुआ, जहां पर मुझे अलग अलग चैनल्स के ऑफर्स आने शुरू हुए। बहुत सारे सीनियर जर्नलिस्ट मुझसे मिलने आते थे, मुझे प्रोत्साहित करते थे। और उसके बाद जब मेरा सफर शुरू हुआ जी न्यूज के बाद, मैंने कुछ दिन एनडीटीवी में काम किया, उसके बाद मैंने स्टार न्यूज में काम किया, फिर मैंने E24 भी लॉन्च किया, जो बॉलीवुड का पहला न्यूज चैनल है। वहां से सफर जो चल रहा था, धीरे धीरे एक एक चैनल में काम करने के बाद मुझे खुद पर यह विश्वास होता जा रहा था कि मैं अपने भाषा के बल पर और जो ज्ञान मैंने प्राप्त किया है इतने सालों के अनुभव के दौरान, उसको मैं अच्छे से प्रेजेंट कर सकता हूं। 2007-8 आते आते मैं इस स्थिति में आ गया था कि मुझे इस लेवल के ऑफर्स आ रहे थे कि आप हमारे लिए एक चैनल लॉन्च कर दीजिए। और उस दौरान 2008 में मुझे मौका मिला भारत के पहले बॉलीवुड न्यूज चैनल E24 को लॉन्च करने का। एज ए आउटपुट हेड मैंने उस चैनल को लॉन्च किया, वहां 3 साल तक काम किया। 2011 आते आते मैं वापस एक दूसरे चैनल की तरफ बढ़ा, जिसका नाम था जूम। और यहां मुझे जिम्मेदारी दी गई कि आप एक YouTube चैनल लॉन्च करें। वो चैनल आज भी चल रहा है, टेलीटॉक इंडिया। अगर आप शुरुआती वीडियोस देखेंगे तो उसकी स्क्रिप्टिंग, उसकी जो स्टोरीज हैं, उनमें आपको मेरी वॉइस सुनाई देगी। वहां करीब 4 साल काम किया जूम में। तब तक 2016 आ चुका था। फिर मुझे मौका मिला बिग FM में काम करने का, जो इंडिया का सबसे बड़ा FM नेटवर्क था। 45 से भी ज्यादा स्टेशन उस वक्त थे, अब तो और बढ़ गए होंगे। वहां मुझे मौका मिला, नीलेश मिश्रा का शो था कहानियों वाला, अनु कपूर का शो था कहानियों वाला। कुछ शोज हमने नए लॉन्च किए जहां पे स्टोरी टेलिंग हो रही थी, जहां पे मोटिवेशनल शोज थे और कुछ बॉलीवुड के शोज थे। तो वहां पर मैं कुछ नया कर रहा था और बहुत कुछ सीख भी रहा था। धीरे धीरे एक कहानी आगे बढ़ती जा रही थी। फिर रेडियो में काम करते वक्त मैंने थोड़ा रुक कर सोचा, मैं पीछे पलटा और मैंने देखा कि मैं कहाँ से मैंने शुरू किया था। तो मैंने लोकल अखबारों से शुरू किया था, फिर मैं लोकल केबल न्यूज चैनल में काम कर रहा था। उसके बाद मैं काम कर रहा था सैटेलाइट न्यूज चैनल्स के लिए, फिर मैं काम कर रहा था प्रोग्रामिंग और फीचर वाले जूम जैसे चैनल्स के लिए, या फिर जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने E24 लॉन्च किया। यहां आकर मुझे लगा कि अब मैं रेडियो में आ चुका हूं, अब कुछ ऐसा करना है जो मुझे कहीं और आगे लेकर जाए। और उसके बाद मेरे सामने एक अपॉर्चुनिटी आई जो मुझे नहीं पता था कि शायद मेरे जीवन की आखिरी नौकरी होने वाली है। मुझे मौका मिला अलीबाबा ग्रुप के साथ काम करने का। वो अपना इंडिया में बिजनेस एक्सपैंड कर रहे थे और उन्हें किसी ऐसे शख्स की ज़रूरत थी जिसे बॉलीवुड में और एंटरटेनमेंट बिजनेस में अच्छा एक्सपीरियंस हो चुका हो। तो वहाँ मुझे 2017 में 2017 में हायर किया गया हेड ऑफ एंटरटेनमेंट पार्टनरशिप्स। ये नौकरी बहुत अच्छी चली और मैंने इस नौकरी के दौरान चाइनीज लोगों के साथ बहुत क्लोजली काम किया और ये सीखा कि वाकई वो इतने सफल क्यों हैं। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो इसलिए सफल हैं क्योंकि वो हमसे कई गुना ज्यादा मेहनत करते हैं। गॉसिप और नॉनसेंस के लिए उनके पास कोई जगह नहीं है, बहुत ज्यादा वर्कोहलिक हैं और उनके जीवन में अगर कोई एक चीज इंपॉर्टेंट है तो वो है उनका काम। ये 3 साल का सफर 2020 के फरवरी आते आते खत्म होने आ रहा था। 2020 फरवरी में मैंने अपने पिताजी को भी खो दिया और मार्च आते आते आप लोग जानते हैं लॉकडाउन लग चुका था और उससे और 2 महीने आगे बढ़े तो हमें पता है हमारे देश ने चाइनीज ऐप्स पर बैन लगा दिया और मेरी वो नौकरी यूं ही एक दिन चली गई। घर पे बैठा सोच रहा था कि अब क्या करना है, तो लगा कि बहुत पहले जो YouTube चैनल शुरू किया था जिसमें मैं अक्सर अपने वीडियोस डंप कर देता था जस्ट एज अ लाइब्रेरी समझकर, क्यों ना उस पर बात करनी शुरू की जाए। एक और बात दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि किसी की भी मृत्यु मुझ पर बहुत असर डालती है और मुझे याद है उन दिनों इरफान खान साहब की मृत्यु हुई थी, ऋषि कपूर की मृत्यु हुई थी, कुछ समय पहले मैंने अपने पिताजी को खोया था। तो मैं बिल्कुल अलग तरह के माहौल में रह रहा था
और मुझे लगा कि ये मौका है कि मैं अपने मोबाइल कैमरे के सामने बैठूं और अपने दिल का गुबार निकालना शुरू करूं। दोस्तों, मैंने ऐसा ही करना शुरू किया। मुझे नहीं पता था कि लोगों को वो अंदाज पसंद आएगा। उसी दौरान मैंने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े कई सारे मुद्दे उठाए। लोग मेरे फेसबुक पेज को, यूट्यूब चैनल को पसंद कर ही रहे थे। तभी एक और घटना होती है, सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमय मृत्यु। और उस वक्त मुझे ये पता चलता है कि जिस इंडस्ट्री को मैं बिलोंग करता हूं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी और न्यूज इंडस्ट्री भी, उसमें इस केस को इस तरह से नहीं देखा जा रहा है जिस तरह से देखा जाना चाहिए। और मैंने उस पर फिर वीडियोस बनाने शुरू किए और उसके बाद लोगों का मुझे जो रिस्पांस मिला, उससे मुझे कहीं ना कहीं ये पता चला कि लोग इस दुनिया में सच सुनना चाहते हैं, वो भी सहज रूप से, जिसमें कोई आडंबर या दिखावा ना हो। और शायद मैं इसी को फॉलो कर रहा था और तब से अब तक वही सिलसिला चल रहा है। उज्जवल त्रिवेदी जो मेरा चैनल है, उसके अलावा मैं एक यूटी रील्स नाम का चैनल ला चुका हूं, एक माई लाइफ मंत्रा ला चुका हूं। अपनी लाइफ के बारे में अगर मैं आपको कुछ बताऊं कि मैंने इन 20 सालों के सफर के दौरान क्या सीखा, मतलब 99 जुलाई में मैं इंटर्न था जी न्यूज में और 2020 में मैं अपना खुद का यूट्यूब चैनल लॉन्च करता हूं। इन 20 सालों में मैंने जो सीखा वो ये था कि जितना आप सहज रह सकते हैं, जितने सहज भाव से अपनी बातों को कह सकते हैं, वो सबसे सही तरीका होता है अपने किसी भी मैसेज को दूर तक पहुंचाने का। मुझे उम्मीद है कि मेरे इस सफर से आपने कुछ सीखा होगा और अगर आपके कोई प्रश्न होंगे तो आप वीडियो के नीचे पोस्ट भी करेंगे, कोशिश करूंगा उसका उत्तर दे सकूं। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि अपने जीवन को सहज भाव में जीना। जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, आप ये मानकर चलिए कि उन चैलेंजेस के लिए आपको चुना गया है। बहुत क्लीशे साउंड करूंगा अगर मैं कहूंगा, लेकिन सच यही है कि हम सब यूनिक हैं और हम सब के अंदर उसका वास है। एक छोटा छोटा परसेंटेज हम सब के अंदर है, उसको पहचानना है, सही दिशा में बढ़ना है और आगे बढ़ते जाना है। आप यकीन मानिए, अगर आपका खुद पर विश्वास होगा तो फिर आपको कोई डिगा नहीं पाएगा। मैंने अपने 20 साल के जो मेरा सफर रहा है उसमें यही सीखा है कि धन रहें, सजग रहें, सहज रहें, चलते रहें और जो भी चैलेंज आता है उसको फेस जरूर करें, क्योंकि वो चैलेंज जो आपके सामने आ रहा है वो आपको कुछ सिखाने आ रहा है, बताने आ रहा है, वो उसका कोई मैसेज है जो सिर्फ आपके लिए है और आपको इसको डिकोड करना है।